हम लोग जो है साइंस का रिवीजन करेंगे। स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक बातों के बारे में जानेंगे, जैसे सेल के बारे में, सेल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में, और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइंड करके हम ह्यूमन बेनिफिट, वाइल्ड लाइफ बेनिफिट जैसी चीज़ों को सोच सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे सेफ गार्ड रख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सब सोचेंगे। सेल के बारे में तो हम सब जानते ही हैं बिल्कुल। अगर मैं इसके बेसिक चीज़ से कवर करूँ तो हमने देख रखा है कि तो सब हम सबको पता ही कि सेल, न्यूक्लियस, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन, ऊपर जो एक लेयर चढ़ी होती है दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलता है। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, राइजोसोम्स होते हैं, कुछ ये पार्ट्स होते हैं सेल के। सेल भी दो तरीके के होते हैं। अगर हम पुरानी सेल की बात करें, पुरानी का मतलब होता है प्रिमिटिव, जो पहले की, तो वो जनरली प्रोकैरियोटिक होता है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जो नई वाली, नई का मतलब ये नहीं है कि 1000-2000 साल, मतलब वो भी काफ़ी पुरानी है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक उन्हें हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। अगर मैं इसका आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो पुराने वाले आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, इसी तरीके से। और मॉडर्न में तो आपको एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए, ये सब हो गए, ये हमारी यूकैरियोटिक। इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखें अगर हम, तो बिल्कुल अगर बेसिक चीज़ का डिफरेंस बताऊं तो इसके न्यूक्लियस जो होता है, इसका न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका जो मटेरियल होता है वो ऐसे ही बाहर की तरफ फैला हुआ होता है न्यूक्लियस का। बट अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर ही सिमट के रहता है, उसे हम न्यूक्लियस कवर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ज़्यादातर, उन पे भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, तो ऑर्गेनल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं। बेसिक डिफरेंस यहाँ से देखते हैं। इसका साइज़, प्रोकैरियोटिक का साइज़ एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक छोटा होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनका साइज़ थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक बड़ा होता है। इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग हिस्से बटे हुए होते हैं अलग अलग काम के लिए। ये जनरली एक पूरा सेल बेसिक एक ही काम, मतलब इसमें कंपार्टमेंट्स नहीं हो रहे हैं, इसी में डाइजेशन कर लेते हैं, इसी में अपनी चीज़ें कर लेते हैं। ये रिप्रोड्यूस फास्ट करता है क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, बट ये अपने आप को रिप्रोड्यूस थोड़ा स्लो करते हैं। तो बेसिक था। अब सेल के अंदर चाहे आप प्रोकैरियोटिक ले लो, चाहे आप यूकैरियोटिक ले लीजिए, सेल के जो अंदर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो उसके नीचे इसके अंदर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हो, लिक्विड जो होता है। क्रोमेटिन जो होता है उसके अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? हमारा डीएनए मटेरियल होता है। अब हमारे डीएनए के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन रहती है कि ये सेल की जो पिछली वाली सेल थी वो कैसी थी, क्या इंफॉर्मेशन। अब इस सेल को अगर दो सेल में डिवाइड होना है तो किस तरीके से डिवाइड होगी, कौन सा ऑर्गन उसका कैसा रहेगा, किसका क्या काम होगा, अब ये तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना। तो सेल, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए सेल को सर्वाइव करने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन किस में होती है? वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, उसके क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स उसके अंदर। अब देखो कि कोई भी सेल ग्रोथ करेगी उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। यही इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है सेल को सस्टेन करने के लिए। अब तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है।
तो हमने जैसे हमने देखा कि हमारे जो ये इन्फॉर्मेशन किस में होती है, इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर होती है। और डीएनए की फुल फॉर्म तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक मीन्स न्यूक्लियस, एसिड मीन्स न्यूक्लियस मतलब वो मटेरियल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है। डीएनए जो होता है वो एक वर्ड देख लीजिए, डबल हेलिक्स, एक लेयर ये एक लेयर ये, तो डबल हेलिक्स हो गया, 2 लेयर हो गई, ठीक है। डबल हेलिक्स क्यों है? होने को तो ये सिंगल भी हो सकता है, ऐसे भी रह सकता है, बट डीएनए बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वास्ट है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करने के लिए इतना बड़ा डीएनए चाहिए। अब इतना बड़ा डीएनए अगर सिंगल हेलिक्स करके रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरेगा, इसलिए इसको डबल हेलिक्स कर देते हैं ताकि वो कम जगह घेरे। और फिर इसको वैसे गोलमोल करके एक हमारा जो है एक्स क्रोमोसोम बन जाता है, वाई क्रोमोसोम, इस तरह। तो डबल हेलिक्स होता है इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। और ये जैसे अगर एक डीएनए स्ट्रैंड है तो ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इस प्रकार से। तो ये जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं ये कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड है, क्या है ये? नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यहाँ ये आपस में कनेक्टेड है। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कनेक्टेड होते हैं वो अभी हम आगे देख लेंगे। वैसे एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और ग्लूटेन ऐसे करके कुछ होता है। ये कुछ एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं और इस तरीके से वो डबल हेलिक्स आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, समझ में आप लोगों को? डीएनए को क्यों हम छोटा करते हैं? डीएनए को इसलिए हम छोटा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कम जगह में आ जाए, इसलिए हम उसको कंडेंस करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए हम उसको कंडेंस करते हैं। अब वो आपस में मतलब कॉइल होगा, कॉइल मतलब जैसे अगर मैं फ़ोटो में दिखाऊँ तो बहुत ये कुछ इस प्रकार से डीएनए अब ये गोल घूम के ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हिस्टोसिन्स। ये हिस्टोसिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डीएनए को ना आपस में गोल घुमा के पकड़ के रखने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला एरिया देखो आप, तो यहाँ पर वो अपने अंदर गोल घुमा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कॉइल कर रहा है, यहाँ पर वो कॉइल कर रहा है। ये कॉइल करके हेल्प करता है कि बहुत ज़्यादा डीएनए एक जगह इकट्ठा हो जाए और इस तरीके से सुपर कॉइल करके वो पूरा का पूरा क्या बनाया था? हमारा क्रोमोसोम्स बनाया था। क्या बनाया था? क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमेटिन बनता है। उसको और ज़्यादा कंडेंस करूँगा तो वो क्रोमोसोम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ये बात तो हमें पता है, इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए के अंदर होती है। ऐसा क्यों? डीएनए ही क्यों चूज़ करा है? कुछ और भी तो हो सकता था, इसके बारे में भी जानेंगे क्यों। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बारे में जान लीजिए। एक है ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन। अभी दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। अब दोनों में कन्फ्यूजन हो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, इसीलिए पहले इसको लिखना, और एल बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लेना। तो मतलब डीएनए जो होता है वो अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करता है। अब मैं आपको बता दूँ आरएनए क्या होता है। जैसे कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे ये मेरा डीएनए है, मैं आपको ऐसा करके बताता हूँ। मान लो मेरा डीएनए है, कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये वाली इन्फॉर्मेशन मान लो है कि इंसुलिन बनानी है बॉडी को। क्या बना? ये हेल्प करेगी ये वाली इन्फॉर्मेशन कि इंसुलिन बना दो भाई, बॉडी को रिक्वायर इंसुलिन की, ठीक है। तो वो बनेगी कैसे? वो कैसे बनेगी? वो यहाँ से इस इतने मैसेज को लेके जाना पड़ेगा। अब ये डबल स्ट्रैंड है, मेरी बात सुनिए। जनरली क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर जो चीज़ें बनाएंगे। मान लो इंसुलिन बनानी है तो एक हिस्सा होगा, मान लीजिए लाइसोसोम्स हो गया या राइबोसोम्स हो गया, वो ऐसा है, वो इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या करेगा? इंसुलिन बनाएगा। तो यहाँ से कोड जाएगा, यहाँ से कोड जाएगा कैसे? ये डबल हेलिक्स नहीं क्रॉस कर पाता, ध्यान रखना। डीएनए इसके अंदर से क्रॉस नहीं करेगा, ये रीड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अंदर बंद पड़ी हुई है।
ये इन्फॉर्मेशन जो है अंदर बंद पड़ी हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन अंदर बंद पड़ी हुई है तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। उसको रीड करने के लिए उसे सिंगल इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जानी पड़ेगी। अब ये इन्फॉर्मेशन जब वो रीड कर पाएगा क्रोमोसोम, तभी जाकर वो चीज़ प्रोड्यूस कर पाएगा जो वो कोड में लिखी हुई है। तो क्या होगा, अब इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए यहाँ से बीच में जाएगा mRNA, मैसेंजर RNA। वो रीड करेगा कि भाई टी है, जी है, टी है, जी है, ठीक है, उसने यहाँ पर बना लिया, लो टी ए जी ए। अब वो जाएगा किसके पास, वही राइजोसोम के पास। ये इसके अंदर घुसा, वो इसके अंदर घुसा, बोलेगा भाई ये रही इन्फॉर्मेशन, और बाहर निकल आएगा दूसरी तरफ से, ठीक है। तो जब वो बाहर निकल जाएगा तो इन्फॉर्मेशन ये रीड करेगा। सॉरी, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। ये तो मैसेंजर RNA है। फिर यही मैसेंजर RNA जो है एक RNA बनाएगा, मतलब RNA बन गया, हाँ ठीक है। अब यही जाएगा वहाँ पर क्रॉस करेगा और वो बताएगा कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन है, आप ये वाला एंजाइम या ये वाला प्रोटीन बना दीजिए, तो वो बना देगा और बॉडी को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से डबल RNA से, मतलब DNA से सिंगल RNA बनता है, और यही सिंगल RNA जो है हेल्प करता है प्रोटीन्स, बॉडी के लिए जो एंजाइम्स प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया DNA से क्या बनेगा, DNA से RNA बनेगा, RNA से फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा तो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा। राइबो RNA की फॉर्म तो आपको बता ही दिया मैंने, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्यों चाहिए होता है हमने बता दिया, क्योंकि RNA वो इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर वो जाकर वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। और प्रोटीन क्यों चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए क्योंकि बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ये वो प्रोटीन मत समझिए जो हम खाते हैं ना, वो वाला प्रोटीन मत समझिए। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी को चाहिए, या एंजाइम्स जो बॉडी को मेंटेन, सस्टेन, ग्रोथ, इन सब में ज़रूरत होता है। एक सेकंड, तो मैंने हमने यहाँ तक देख लिया था कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है। प्रोटीन्स मैंने आपको बता दिया, बेसिकली एंजाइम्स। अब एक ठीक है मैंने देख लिया, कह रहे फॉर अ सेल टू रिप्रोड्यूस। अब कोई सेल को अगर रिप्रोड्यूस करना होगा, नई सेल बनानी होगी, तो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि नई सेल कैसी होगी, क्या काम करेगी, किस तरीके से उसके ऑर्गन्स होंगे, ये बनेंगे तो तभी जब एक सेल इन्फॉर्मेशन देगी भाई ऐसे ऐसे बनाइए, तो नई जो सेल बनेगी वो उसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो जाके सारे प्रोटीन एंजाइम बना पाएगा। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने आपको बता चुका हूँ मेरी बात तो कि DNA क्या होता है, हमारा डबल हेलिक्स होता है, और वो आपस में इससे नाइट्रोजिनस कंपाउंड से जुड़े हुए होते हैं। नाइट्रोजिनस केमिकल कंपाउंड से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि ATCG करके होते हैं। इसका निमोनिक्स ऐसे याद कर सकते हैं, एट द गर्ल्स क्लब। एडिनाइन, थाइमाइन, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और ग्यूनाइन। एडिनाइन, थाइमाइन,
साइटोसिन और जुनोन इस तरह से। ये हमने देख लिया, क्योंकि डबल हेलिक्स होता है, उस डबल हेलिक्स को राइबोसोम्स या गोल्गी अपैरेटस या कोई भी रीड नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अंदर लॉक है। उस अंदर लॉक की हुई इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड कर लेंगे, इसीलिए उसको आरएनए में बनाना पड़ता है, सिंगल स्ट्रैंड में बनाना पड़ता है। अब इसको रीड कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, और फिर इन्फॉर्मेशन रीड करके वो प्रोटीन एंजाइम बना लेते हैं। अच्छा, फ़र्क क्या होता है, एक फ़र्क देख लीजिए। अगर ये डीएनए है हमारा, तो उसमें ATCG इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी, पर थाइमाइन की जगह ना आरएनए के अंदर टी नहीं मिलेगा, आपको यू मिलेगा। क्या मिलेगा? टी की जगह। जैसे अगर मेरे पास ये डबल है, ATCG है, तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में AUCG होगा। अगर इन्फॉर्मेशन कॉपी करेगा तो वो AUCG करके करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके से जो डीएनए है उससे एक मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वो मैसेंजर आरएनए आरएनए में कन्वर्ट करेगा, और ये मैसेज यूज करेगा और वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसे सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स का मतलब है पहले डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन एंजाइम बनना। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स। सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इस चीज़ में एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी अलग बात आती है, वो वायरस की आती है। वायरस देखिए, आप बैक्टीरिया ले लीजिए, आप बैक्टीरिया ले लीजिए या फंगस ले लीजिए, या ये प्रोकैरियोटिक है, या फिर एनिमल सेल ले लीजिए या प्लांट सेल, कोई भी ले लीजिए। ये सब लिविंग है, ये सब लिविंग है। इनके पास अपना डीएनए मटेरियल है, इनके पास अपनी सेल है, अपना डीएनए मटेरियल है, और इनके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो इनके लिए प्रोटीन बना सकते हैं। यहाँ से डीएनए इन्फॉर्मेशन देगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए यहाँ पर जाएगा और बोल देगा भाई ये वाला प्रोटीन बना दीजिए, तो बॉडी के लिए बना देगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, जो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन है। सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स में एक चीज़ एक्सेप्शन लाती है, दैट इज़ वायरस। दैट इज़ वायरस। वायरस comes in a category of the one which is neither living or nor non-living. तो it comes in between living and non-living. लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है वायरस। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? अच्छा, वायरस के पास अपना जो होता है ना डीएनए तो होता है, या फिर आरएनए भी हो सकता है, सिर्फ आरएनए। ये एक जगह से मात खा जाते हैं कि इनके पास जो है ना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या होता है? इनके पास अपना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब क्या है सेलुलर स्ट्रक्चर? मतलब इनके पास जो होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या फिर और दूसरे पार्ट्स, राइबोसोम्स, ये सब नहीं होते, जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन नहीं बना सकते। इनके पास 3 प्रोटीन तो होते हैं, इनके पास 3 प्रोटीन तो आपको मिल जाएंगे। एक ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इनके पास आपको 3 तो मिल जाएंगे। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक इंटीग्रेज और एक न्यूक्लियेज या प्रोटीज बोलिए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज बोल लीजिए,
और इंटीग्रेज बोल लीजिए, ये 3 तो मिल जाएंगे आपको। हम एक बार लिख देते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो है इसके पास, 3 प्रोटीन मिलेंगे, एक इंटीग्रेज मिलेगा, एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, और इसे एक और प्रोटीन मिलेगा। अब ये 3 प्रोटीन तो इसके पास है, ये 3 प्रोटीन जनरली इसको ग्रोथ करने में मदद करता है, मतलब ये किसी की सेल में जाएगा। अच्छा, ये 3 का काम क्या है वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ना ये लिविंग की कैटेगरी में आता है, ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। इसके पास अपना DNA RNA होता है पर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अब ये कैसे सर्वाइव करेगा? इसके पास एक ऑप्शन बचता है कि भाई ये जाए किसी की बॉडी में जाएगा वायरस, कोई एजेंट के थ्रू जाएगा, एयर हो गया, कोई और चीज़ हो गई, या कोई वेक्टर हो गया जैसे मॉस्किटो या कोई बैक्टीरिया, इसके थ्रू जाएगा और जिसकी बॉडी में गया उसकी सेल के अंदर एंट्री करेगा। अब ये एंट्री करने के लिए ये इंटीग्रेज का इस्तेमाल करेगा, किसका? इंटीग्रेज का। ये उसकी सेल से ये पहली बार इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट करने के बाद उसके अंदर घुसेगा। जब उसके अंदर घुसेगा तो ये उस सेल के जीन, मान लो ये वाला हिस्सा है, ये सेल के एक जीन वाले हिस्से में एंटर करता है यहाँ पर और अपने आप को वहाँ पर जोड़ देता है। अब पहले से ही वो सेल जो है उस एनिमल या किसी की होस्ट सेल जो है पहले से वो क्या कर रही होगी, वो बार बार वो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बना रही होगी। अब ये उसकी सेल में तो घुस गए, तो ये वहाँ पर जाके अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये उनकी सेल में DNA में घुस गए, उसका DNA डिवाइड हो रहा है, अब ये भी डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस इतने से ही चीज़ों के लिए ये अपने 3 इन प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को एनर्जी दे सके, इतना इसके मतलब इन सब चीज़ों के लिए उसके पास अपना कोई प्रोटीन नहीं होता या कोई और मैकेनिक्स नहीं होता, ठीक है। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से वो अपने आप को बांटते हैं। एक चीज़ और ध्यान दे देते हैं यहाँ पर, क्या कि कुछ सेल के पास तो होता है अपना DNA, कुछ वायरस के पास तो अपना DNA होता है, पर कुछ के पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, RNA होता है, DNA। तो वो क्या करेंगे, वो सेल के अंदर जाएंगे, सेल के अंदर गए वो, ठीक है। वहाँ पर वो सबसे पहले एक काम करेंगे, अभी वो RNA है, अब वो कन्वर्ट करेंगे अपने आप को DNA में, अब वो अपने आप को करेंगे DNA को, एक बार ही करेंगे, बस एक बार। और जब वो DNA के अंदर कन्वर्ट हुआ फिर वो जाके घुस जाएगा उनके DNA के अंदर, और जब वो उनके DNA में घुस गया, जब उनके DNA में घुस गया तो फिर वही DNA से RNA, जब एक बार घुस गया तो क्या करेगा, फिर तो वो सिंपल वो एक बारी वहाँ पर घुस गया तो फिर वो क्या करेगा, वो DNA से RNA से ये सब तो वो DNA से RNA और RNA से प्रोटीन, ठीक है। तो इसने सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया, इसने सबसे पहले जो स्टेप लिया वो रिवर्स करा अपने आप को। वैसे DNA से RNA जाते हैं, पर जहाँ उसने रिवर्स करा इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ये हमने देख लिया कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग। ये उनके पास अपना DNA अपने RNA, इनके पास अपना DNA अपने RNA होता है। कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, 3 हमने देखे कौन कौन से होते हैं, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और न्यूक्लियेज प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सेल की ज़रूरत, किसी होस्ट सेल की ज़रूरत
होती है। इनके पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसी वजह से ये कोई ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाते जिससे इनको खुद की एनर्जी मिल पाए और खुद सर्वाइव कर पाए बिना होस्ट की मदद से। ठीक है, हमने देख लिया। ये तो नॉर्मल है। सेल का कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इनके अंदर देखो ये आपको सिंगल स्ट्रैंड आरएनए दिख रहा होगा ऐसे करके, ऐसे तो होता है ऐसे, बस उसको ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं, कॉइल कर दे रहे हैं। ये प्रोटीन स्पाइक्स है, इसी स्पाइक्स की हेल्प से ये किसी के सेल के अंदर वो सेल के अंदर घुसता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएनए ही होता है, डीएनए भी होता है, ऐसा नहीं होता। आरएनए की जगह डीएनए भी देखने के लिए हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि वायरस के पास डीएनए आरएनए प्रोटीन होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सब चीज़ नहीं होता। बैक्टीरियोफेज तो मैं वैसे बता देता हूँ कि बैक्टीरिया को खाने वाला, तो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव करता है, इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसके पास अपना वही जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मतलब इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इसको वो सेल की किसी और सेल की ज़रूरत होती है उसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए। अब किस तरीके से घुसता है, कैसे वो करता है देखते हैं। जैसे वायरस है किसी सेल की मतलब सेल मेम्ब्रेन पे गया, इसने अपना इंटीग्रेस इस्तेमाल करा प्रोटीन और ये इंटीग्रेट करा और ये अंदर घुस गया। अब जैसे ही अंदर घुसा तो आपको दिख रहा होगा ये आया तो कैप्सिड के अंदर है, मतलब एक बॉडी है उसके अंदर है, बट जब ये अंदर आया तो वो कैप्सिड से हट गया और इसने अपना ये रहा इसका जेनेटिक मटेरियल ये अलग हो गया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ये उसी होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसको इंटीग्रेट करेगा और फिर वहाँ पर अपने आप को कंटिन्यूसली सेम प्रोड्यूस करता रहेगा, करता रहेगा और फिर प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करेगा, अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन देगा उसके राइबोसोम्स को। क्या करेगा, उसके राइबोसोम्स को कि भाई ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस करो। अब एक स्ट्रेंज प्रोटीन जब किसी सेल के अंदर आएगा, 1 नहीं 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ता है, सेल तो भर जाएगी ना। सेल एक स्ट्रेंज चीज़, एक आउटसाइड वाली चीज़ जब सेल भर जाएगी तो वो एक बस्ट कर देगी। क्या हो जाएगा, बस्ट कर देगी। जैसे वो बस्ट करती है फिर वो और दूसरे सेल के अंदर जाती है और सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाता है। ठीक है, ये किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं किसी और होस्ट सेल के अंदर, ये देखो। वैसे नॉर्मल सेल का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सेल का प्रोसीजर होता है कि भैया डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, दिस इज सेंट्रल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, बट इसमें चेंज कैसे आता है, इसमें चेंज आता है अगर कोई बंदा इन्फेक्ट हो जाए किसी वायरस से, तो इन्फेक्टेड वायरस अंदर आएगा, वो डीएनए में घुसेगा होस्ट सेल के और डीएनए सेल को बोलेगा कि आप ना जो मैंने आपको इंटीग्रेट कर लिया ना उसी से आप मेरा भी बना। वो अपना तो बना ही रहा है, उसमें इंटीग्रेट हो गया, उसका भी आरएनए बनेगा, तो वायरस का आरएनए भी बनना है साथ साथ। वो प्रोटीन बन रहा है जो नॉर्मल सेल बनाती है, साथ साथ वायरस का प्रोटीन भी बन रहा है, तो ये इम्पैक्ट करेगा। ये वायरस वाला प्रोटीन जो होगा ये सेल के अंदर बढ़ता ही चला जाएगा और ये एक बाहर की चीज़ें जो सेल के अंदर बढ़ रही है तो वो सेल को इफेक्ट करेगा। तो ये तो हमने बताई दिया मैंने आपको कि कुछ वायरस जो होते हैं उनके पास अपना डीएनए होता है, पर कुछ के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो अपने आरएनए से अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्टिव से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रे टी से ट्रो, रेट्रो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सभी वायरस में नहीं होता। जिनके पास डीएनए है वो तो सीधे आरएनए बना लेंगे, उनको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ। पर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए है उसको पहले अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप एक ये भी चीज़ कह सकते हैं भैया आरएनए में डीएनए में करने की ज़रूरत ही क्या है, बेसिकली आरएनए ही तो चाहिए। कोई भी उसे प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, यही तो आरएनए सीधे सीधे जा सकता है राइबोसोम्स के अंदर कि भाई ये वाला प्रोड्यूस कर दो, ये भी सही है। बट वो सिंगल है, वो जाके सीधे आरएनए वाले स्टेज पे सेल के घुसे और अंदर चला जाए। बट ये तो एक ही बारी के लिए हो पाया ना, फिर तो एक ही बारी के लिए हो पाया। तो इसी वजह से इसको क्या करना पड़ता है, पहले इस आरएनए को उसे डीएनए में करना पड़ेगा और ये डीएनए अब जाएगा इसके अंदर इंटीग्रेट होगा और उससे आरएनए, उससे ये प्रोटीन, और ये तो कंटिन्यूसली डिवाइड होता ही रहता है। अब ये देखो, ये डिवाइड होता तो ये सिर्फ आरएनए में बनता, एक आरएनए में बनता और फिर वो प्रोटीन बनाता। पर अब देखो ये आरएनए से तो इंटीग्रेट कर लिया, तो डीएनए आरएनए से इंटीग्रेट कर लिया इसने, तो वो प्रोटीन बनाएगा। पर यदि मानो वो डीएनए से इंटीग्रेट करता है तो वो डीएनए बनाएगा और वो डीएनए फिर आरएनए बनाएगा। तो प्रोसीजर मतलब और ज़्यादा और जल्दी से प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोटीन, वायरस वाले प्रोटीन।
ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। RT समझ में आ गया, रेट्रो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हमारी इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ये जो वायरस होता है ये CT4 वाले स्पाइक्स को इस्तेमाल करता है एंटर करने में, और ये हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स T लिम्फोसिट जो वाइट ब्लड सेल का हिस्सा होता है जो हमें डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है, उस पर इम्पैक्ट करता है। अब एक बात सोचिए, जब ये सीधे डिजीज़ से लड़ने वाले को इम्पैक्ट कर रहा है तो बंदा फिर बीमार होगा, वो इंसान आने वाली बीमारी से इतनी जल्दी लड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका वाइट ब्लड सेल उसका ख़राब हो जाएगा। और ये CR5 CXCR4 रिसेप्टर का इस्तेमाल करता है बॉडी के अंदर घुसने के लिए वो वायरस, और ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इसको यूज़ करके उस सेल के अंदर घुसता है और फिर वो अपने 3 प्रोटीन का इस्तेमाल करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, न्यूक्लियेज प्रोटीन, इसका इस्तेमाल करके वो इम्पैक्ट करना चालू करता है। वैसे हम किसी भी स्टेज पर अगर हम ब्लॉक कर दें, इंटीग्रेशन कहीं भी ब्लॉक कर दिया, सेल DNA से RNA बनना रोक दें, DNA से RNA बनना उसका रोक दें, या RNA से प्रोटीन बनना रोक दें, तो उसका हम उसको रोक सकते हैं HIV को या उस वायरस को और फैलने से रोक देंगे।